द इंटरव्यू हमारी खास सीरीज है जिसमें हम देश के कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स दिग्गज को, देश के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस समझते हैं, उनसे जानते हैं और उनसे उनका ही पूरी जर्नी उनसे हम एक बार समझते हैं ताकि वो जर्नी हमारे जीवन की जर्नी भी बन जाए। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं, मैं जिनका आपसे परिचय आज करवाऊंगा। वो एनबीएफसी सेक्टर के, मैं एक किस्म से उनको भीष्म पितामह बोलूं तो गलत भी नहीं होगा। मेरे साथ आज संदीप विरखरे जी जुड़ रहे हैं जो कि एमडी हैं आईएसएफसी यानी कि इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी के। मैं जरा इस कंपनी के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा संदीप जी को अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूं और एक बार जरा उनको स्वागत कर रहा हूं। संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो टीवी 100 कारोबार को आज समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपके बारे में बोला, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अगर एनबीएफसी का भीष्म पितामह बोल दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लंबी जर्नी, 30 साल की लंबी जर्नी आपकी रही। आईसीआईसीआई बैंक से लेके धनलक्ष्मी बैंक, आपने सभी जगह काम किया, रिलायंस कैपिटल में काम किया और एसएल फाइनेंस में भी आप थे। सर, इस पूरे 30 साल के अंदर एनबीएफसी में बतौर बिजनेस, बतौर कल्चर कितना बड़ा फर्क आ गया? आज एनबीएफसी कितनी बड़ी हो चुकी है? क्या बिना एनबीएफसी के सोचना कितना बड़ा मुश्किल काम हो गया है? एनबीएफसी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो चुकी है? पहले एक एक्सपीरियंस ये जानना चाहता हूं, फिर मैं निजी कंपनी पे आऊंगा सर। सबसे पहले थैंक यू डिम्पी वेरी मच टू मतलब मुझे बुलाने के लिए। एनबीएफसी में डिम्पी बहुत डिफरेंस आ गया है। मैंने अपनी जर्नी 94 में शुरू करी थी, 1994 में, और उस समय एनबीएफसी एज अ सेक्टर की शुरुआत थी। आपको शायद उस समय ध्यान होगा, सीआरबी कैपिटल मार्केट, लॉयड्स, एनबीएफसी। सब 94 में उस समय एनबीएफसी जस्ट शुरुआत थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कुछ थी, एचडीएफसी, दीवान हाउसिंग। इनफैक्ट दीवान हाउसिंग भी बहुत छोटी कंपनी थी उस समय। सो 94 में उस समय यदि मैं बोलूं तो उस समय में और आज के डेट में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। उस समय यदि टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल बैंकिंग क्रेडिट यदि हम देखें तो इट मे नॉट बी इवन 5% ऑफ टोटल बैंकिंग क्रेडिट। 5% भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय का डेटा आज मुझे याद नहीं, बट 5% विल बी ऑन अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड। आज यदि हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी पुट टुगेदर, पूरे बैंकिंग क्रेडिट का एटलीस्ट 35% ये दोनों सेगमेंट में हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी कवर करते हैं। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम वॉल्यूम पर्सपेक्टिव, वन। बट एट द सेम टाइम इसमें काफ़ी कुछ रेगुलेटरी और ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत चेंज हो गया है अभी। पहले यदि आप एनबीएफसी बोलते थे तो उस समय ये लगता था कि ये एक शैडो बैंकिंग है, क्योंकि बैंकिंग नहीं है तो एनबीएफसी लोग चला रहे हैं, एक उस टाइप का। और रेगुलेशन वाइज आल्सो आरबीआई का जो आउटलुक था एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेके, वो बहुत अलग था जो आज है। आज नॉट ओनली रेगुलेटर बट सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, सबका व्यू एनबीएफसी को लेके चेंज हो गया है। एंड एवरीबडी थिंक्स दैट एनबीएफसी एज अ सेक्टर is a mainstream lending entities that need to be supported. So वो एक बहुत ज़्यादा regulatory wise change आया है. And secondly, even on technology side, आज के डेट में NBFCs generally are driving lending in certain sector which are not actually taken up by banks. And उनमें से एक ISFC है. So to put in context, NBFC is actually reaching out to certain segments which generally as a traditional banks are not reaching out. इंटरेस्टिंग सर, आपकी लाइफ की समरी मोस्ट जो आपने एनबीएफसी को लेकर बताई है वो बड़ा सुन के बड़ा मजा आया। मैं बोलूंगा मेरे तो रोमांचित हो रहा हूँ मैं। मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि यस, कैसे मतलब आपने सब कुछ देखा है। आपसे आज किसी भी जनरेशन का कोई भी बच्चा आपसे पूछेगा, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग है, चाहे 17 साल का जवान है, वो आपसे आके पूछेगा और आप उसको हर कुछ बता पाएंगे, कम से कम एनबीएफसी के बारे में, ये तो तय है। अच्छा सर, मैं आता हूँ सीधा आईएसएफसी पे, सीधा आपकी कंपनी पे ही।
पहले तो इस कंपनी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है सर, मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरे को लगा कि देश की पहली ऐसी कंपनी है जो कि एजुकेशन को फंड करने वाली है। आपकी कंपनी 2008 में हैदराबाद से शुरू हुई। प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग सेंटर, वोकेशनल कॉलेजेस, इन सबको आप लोन देते हैं और देश के कम से कम 15 राज्यों में है। सर, जितनी रिसर्च मैं कर पाया, क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है आप, टू द पॉइंट, ऑन द डॉट। थैंक यू वेरी मच सर। ये मैंने पता किया, एक तो ये जर्नी कितनी मुश्किल थी आपकी कंपनी के लिए, और दूसरा आगे का रोड मैप क्या है। मैं जो एक्सक्लूसिविटी है ना आपकी एजुकेशन को फंडिंग का, इसमें तो एक अलग क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले मैं पुरानी पास्ट का दिक्कतें और आने वाला रोड मैप मेरे को जरा ये क्लियर कीजिए सर। सी जनरली मैं आईएसएफसी को दो पार्ट्स में आजकल डिवाइड करना पसंद करता हूँ। वन इज हम्म आईएसएफसी वर्जन 1, जो हम्म 2008 9 10 से लेके 2020 तक का सफर रहा है, उसको मैं हम्म वर्जन 1 ऑफ आईएसएफसी बोलता हूँ। हम्म एंड अभी जो हम 21 से लेके 30 तक जो सफर हम तय करने वाले हैं, उसको वर्जन 2 बोलता हूँ। हम्म और दोनों में कुछ डिफरेंस भी मैं एक्सप्रेस करूंगा। उस समय जब हमने शुरू किया था, ये देश की पहली एजुकेशन इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी थी। हम्म शायद वर्ल्ड में पहली थी, बट कहीं पे होगा तो पता नहीं, बट एज फार एज आवर इंफॉर्मेशन गोज, हम्म दिस वाज फर्स्ट सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग कंपनी। हम्म ये ग्रे मैटर कॉरपोरेशन, जीएमसी इंक, यूएस बेस्ड इम्पैक्ट फंड है। हम्म सो वो लोग एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, दे आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन दैट सेगमेंट। एंड हम्म उन्होंने ये कंपनी इनक्यूबेट करी थी हम्म हैदराबाद में 2008-9 में। हम्म और उसके बाद में उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनी नेशन विल हैव। एंड हम्म उस सेगमेंट पे उन्होंने रिसर्च करने के बाद में उनको समझ में आया था कि हम्म इंडिया में 2.5 लाख्स अनएडेड स्कूल्स हैं जिनको हम्म फंडिंग नहीं मिलती है। और हम्म ये स्कूल फाइनेंसिंग, उसमें मतलब बहुत कम प्लेयर्स थे या बैंक्स थे, और बैंक्स और जितने एनबीएफसी थे वो लोग बड़ी फंडिंग, 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ की फंडिंग स्कूल हम्म और स्कूल फाइनेंसिंग और कॉलेजेस में करते थे। बट उनकी मोस्टली कॉलेजेस में ज़्यादा थी, स्कूल में कम थी। हम्म और बैंक्स भी, यदि आप बात करें छोटे टाउन्स में, कोल्हापुर फॉर एग्जांपल, हसन फॉर एग्जांपल, हम्म कोयम्बटूर, ऐसी जगह पे कोई फंडिंग नहीं हुआ करती थी। तो हम्म उनका ये व्यू था कि, और स्कूल्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ अनएडेड स्कूल्स, 2.5 लाख स्कूल्स इस ज्योग्राफी में है। सो उन हम्म ज्योग्राफी में यदि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है, तो आपको क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना होगा। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में आईएसएफसी का गठन हुआ था 2008-2009 में। वो जो 10 साल थे, 10 साल की जर्नी बहुत स्लो रही, प्लस बहुत कंजर्वेटिव तरीके से ग्रोथ रहा। वो मैं एक टेस्टिंग फेस बोलूँगा, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, सही है हम्म गलत है। बहुत सारे हम्म एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ ठीक हम्म हुआ, कुछ गलत हुआ। बट हम लोगों ने करीब 600 करोड़ का डिसबर्समेंट, पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 600 करोड़ के हम्म आसपास तक हम डिसबर्समेंट कर चुके थे। टोटल 10 साल में हमने 1,000 करोड़ का डिसबर्समेंट मार्केट में किया होगा। हम्म ये 10 साल की बात है, तो उसको मैं जनरली ट्रांजैक्शनल कन्वेंशनल एनबीएफसी लेंडिंग मॉडल बोलता हूँ। बट हम्म इन सालों में, अभी पिछले 2-3 सालों में जो चेंज हुआ है, ऑन टेक्नोलॉजी साइड, ऑन जॉइंट लेंडिंग साइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी। हम्म सो आज की डेट में आईएसएफसी को दूसरे लेवल पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएट चेंजेस। सो पेंडेमिक मेरे हिसाब से एक टाइम था जो फॉर्चुनेटली आईएसएफसी के उस कस्प के टाइम में आया। एंड हम्म हमने अभी ये पूरे पेंडेमिक को यूज़ किया कि इसको हम बिजनेस मॉडल कैसे चेंज कर सकते हैं। हम्म सो वो मॉडल था ट्रांजैक्शनल कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल। आपके पास में 100 रुपए हैं इक्विटी में, 500 रुपए डेट से ले लिए, 600 रुपए का आपने बुक क्रिएट कर लिया। लेकिन हम्म जो आने वाले बिजनेस मॉडल हैं, वो आपका इक्विटी या डेट से रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपका ग्रोथ किसी भी लेवल का कैसे हो,
विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटाइजेशन, वो एक मॉडल हम लेके आ रहे हैं अभी ISFC 2.1 ओवर्जन में। और वो मॉडल में हम दो चीजें बोल रहे हैं। यदि ISFC नागपुर में फॉर एग्जांपल है और 1000 स्कूल हैं, तो उन 1000 स्कूल के पास में किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेके ISFC को जाना चाहिए, और वो रिलेशनशिप का फ्रंटिंग ISFC ही करेगी rather than any other bank or any other NBFC। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपके इस एजुकेशन वाली एक्सक्लूसिविटी पे आऊँ, उससे पहले ना कोरोना वायरस वाला एपिसोड हुआ, इससे क्या हुआ कि पूरी एजुकेशन को ना एक नए तरीके से आप सोचना और देखने लगे। इससे पहले तक क्या होता था कि जो बिल्डिंग्स जिसकी जितनी बड़ी, जिसका जितना बड़ा लैंड बैंक, जितना बड़ा एक्सपेंशन, वो उतना बड़ा स्कूल। एजुकेशन की क्वालिटी पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था बच्चों को अट्रैक्ट करने में, पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने में। कुछ फर्क पड़ा है सर इससे? क्योंकि अब तो सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए ना हम। अब चाहे आप 100 करोड़ वाला स्कूल है, चाहे 10 करोड़ वाला स्कूल है, वो एक ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन तो रहेगा फॉर श्योर। पहली चीज, कई कई लोगों को लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बट एजुकेशन, इन my view, education is not only about imparting knowledge that you want. There are lots of other physical and personality development aspects. आपको स्कूल का रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही रहेगा। स्कूल में जो इंफ्रा रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत, और इनफैक्ट इस बियॉन्ड द पॉइंट मेरे ख्याल से इसको और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड तरीके से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ आपका एजुकेशनल और क्लासरूम नहीं होता है, उसके अलावा आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल है, फिजिकल एस्पेक्ट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो सारे का एक कॉम्बिनेशन हम स्कूल को बोलते हैं। So online will not substitute for sure. The only difference that will come in school is effectiveness और बढ़ जाएगी आपकी, because अभी लोगों ने डिजिटाइजेशन के फॉर्म में जाना शुरू कर दिया। आपके जो कोर्स कंटेंट हैं वो कोर्स कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपके ऑनलाइन कोर्स कंटेंट यदि है तो आप स्कूल में जाके वो कोर्स कंटेंट देखिए, एक टीचर रहेगा जो आपको हेल्प करने के लिए रहेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्स कंटेंट हो जाएगा, विच इज परफेक्टली फाइन, और वो क्वालिटी के लिए और अच्छा है। सेकेंडली, स्टैंडर्डाइजेशन के अलावा और चीजें होती जो होती नहीं थी पिछले हमारे अर्लियर एजुकेशन सिस्टम में, मॉनिटरिंग। अभी टीचर कैसे पढ़ा रहा है उसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग होता ही नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि ये सब डिजिटाइज हो रहा है, आपका टीचर का मॉनिटरिंग, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसका मॉनिटरिंग, उसके रिजल्ट्स क्या है उसका मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें अभी बहुत इजीली पॉसिबल है, जो जनरली बहुत अच्छे स्कूल पहले करते थे। लेकिन अभी ये डिजिटाइजेशन का फायदा ये होगा कि अभी छोटे से छोटे गांव में भी यदि आपको कंटेंट डिलीवरी स्टैंडर्ड चाहिए वो पॉसिबल है। गांव में भी टीचर का इफेक्टिवनेस क्या रहेगा वो पॉसिबल है। सो फिजिकल क्लासेस विल कंटिन्यू, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेफिनेटली बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बिल्कुल, ये मैं आप कह सकता हूँ कि ठीक है, आपने इसको जो जवाब दिया मैं इससे 100% पूरी तरह से एग्री भी करता हूँ, और मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि हाँ ये ऐसे ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक फेज है, वो फेज आएगा और फेज पास ऑन भी हो जाएगा। संदीप सर, एक चीज मेरे को और पता करनी थी कि एजुकेशन का लोन लेना के बारे में, जब आपकी कंपनी के बारे में ये सोचा होगा कि हाँ ठीक है, हम इस पर्टिकुलर इस नीश सेगमेंट को ही लोन देंगे, उससे पहले और आज की स्थिति में कितना फर्क आ गया है? आपने जब लोन बांटने शुरू किए होंगे, आपने बताया कि 2008 में हमने जब 10 साल शुरू किए पहले, तो हमने 600 करोड़ का लोन तो बांट ही चुके थे, और उसमें आइडिया भी नहीं था कि हम कितना ठीक कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ये बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो अभी और अब में किसमें कितना फर्क आ चुका है? कितनी जरूरत थी? आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, 600 करोड़ का लोन हम अगर एजुकेशन में नहीं बांटते, शायद कहीं और बांट देते, 800 करोड़ का लोन, 1000 करोड़ का लोन कहीं और बांट देते तो ज्यादा बेहतर रहता? मिस वाली फीलिंग है या विन वाली फीलिंग है सर? नहीं, डेफिनेटली विन बाय वेरी वेरी लार्ज मार्जिन, आई वुड से। ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो वो तो डाउट अबाउट आपके आप चेहरे से मेरे को आपकी शांति से ही दिख रही है वो,
और मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक लाइन, क्योंकि हमने आपके बारे में पूरी खोज की, तो मेरे को ना किसी ने एक लाइन बताई आपके बारे में, उनका नाम कोट नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि शांत रहकर अपने काम को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं संदीप। मेरे को किसी ने बताया आपके बारे में, तो ये लाइन भी मैं आपके लिए कोट कर दूं सर, बाय द वे सर। सो आप नाम नहीं बता रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू भी बोल दीजिएगा। ठीक है सर, मैं मैसेज पहुंचा दूंगा, वही आपको बता देंगे कि मैंने किनसे पता किया था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज सर कंटिन्यू। सो मेरे हिसाब से जो 10 साल में आईएसएफसी ने एक स्ट्रेंथ ब्रांड क्रिएट किया है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स के स्कूल को फंडिंग करने का, एक तो पायनियर रहे हैं, दूसरा जो ब्रांड आज क्रिएटेड उस एरिया में, आई डोंट थिंक एनी अदर ब्रांड विल बी देयर। ये जो जीएमसी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो उन्होंने सपना 2010 में देखा था, आज हमको लग रहा है कि वो सपना 10 साल पहले, मतलब इट वाज बिफोर टाइम, 10 इयर्स बिफोर टाइम। सो आज यदि 20 के बाद में 20 से 30 तक यदि मैं बोलूंगा, आज आपका एचडीएफसी सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कर करके आज कहां से कहां पहुंच गए। हाउसिंग फाइनेंस की 4 कंपनियां, 5 कंपनियां सिर्फ अफोर्डेबल, आई मीन लोग अभी उसको एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस में आज कम से कम 10 कंपनियां हैं जो 10,000 करोड़ के ऊपर हैं। ये टाइम अभी एजुकेशन में अगले 10 साल आने वाला है। so, 2 कंपनी, 1 या 2-3 कंपनियां कम से कम एचडीएफसी के लेवल तक वॉल्यूम में तो शायद ना जा पाए, लेकिन उस टाइप का ब्रांड एक एजुकेशन में क्रिएट डेफिनेटली होगा अगले 10 साल में। कम से कम 2-3 कंपनियां तो आपको 10 साल के बाद में दिखेंगी, और कम से कम 10 कंपनियां और दिखेंगी जो किसी ना किसी लेवल पे इसी फील्ड में काम कर रही है। मेरे को लग रहा है सर एक कंपनी तो आपकी ही होगी, ये शुभकामनाएं भी है हमारी। 100%। ऑलरेडी आपने एक बैटल तो जीत ही रखा है, आप ऑलमोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट तो हैं ही, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फिर भी आपकी कंपनी देश की एजुकेशन में एचडीएफसी बन जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। अगर हाउसिंग में एचडीएफसी है तो एजुकेशन के अंदर आईएसएफसी अगर बन जाए तो मेरे को कोई भी हैरानी नहीं होगी, आपकी काबिलियत को देख के और आपके विजन को देख के, आपके टैलेंट को देख के। सर एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी, ये लोन बांटने का सीएजीआर कितना है, अब कितनी ग्रोथ हो रही है आपकी क्रेडिट ऑफटेक के अंदर, कितना बांट रहे हैं आप लोन, रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है और किस तरह की आ रही है, इंफ्रा को लेकर आ रही है, डे टू डे वर्किंग को लेकर आ रही है, ऑपरेशंस को लेकर आ रही है, किसको लेकर आ रही है? सेकंड क्वेश्चन को पहले मैं उसका आंसर करता हूँ। एंड यूज जनरली इंफ्रा को लेके ही आ रही है। आपका क्लासरूम एक्सटेंशन है, आपको लैब सेटअप करना है, इवन सर्टेन केसेस लाइक हाइजीन रिक्वायरमेंट ऑल्सो, कि हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बिल्ड करने के लिए लोन चाहिए। हालांकि वो टॉयलेट एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डू कि उसको सीएसआर के फॉर्म में हम कैसे लेके जाएं, दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। बट आज तक जो रिक्वायरमेंट आई है वो उस इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए ज्यादा आ रही है। सेकेंडली, आज जो पहला क्वेश्चन था आपका कि कितना फंडिंग का रिक्वायरमेंट आने के चांसेस हैं, मैं आपको सिर्फ एक कुछ नंबर दूंगा। इंडिया जनरली स्पीकिंग ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी हाईली क्रेडिट स्टार्व्ड नेशन। जब मैं क्रेडिट स्टार्व्ड नेशन बोलता हूँ तो ये फिगर्स जनरली परसेंटेज में होते हैं कि आपका जीडीपी का कितना परसेंटेज आपका बैंकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है। आप यदि इंडिया के कंपैरिजन में ब्राजील, चाइना तो मैं नहीं लेता, ब्राजील लूँ, मलेशिया लूँ, इंडोनेशिया लूँ, किसी भी कंट्री को आप ग्रोइंग कंट्रीज को आप लेंगे तो उनका जो बैंकिंग क्रेडिट है वो करीब 100% ऑफ जीडीपी होता है। 90 to 120% आप देखेंगे। हम लोग अभी भी 60% पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जीडीपी जितना क्रेडिट, बैंकिंग क्रेडिट अलाउ करती है, उसमें 40% तो वैसे ही गैप है सीधे सीधे। तो पहला तो वो वहां पे आप देखेंगे, और इसीलिए
जितनी भी आपकी लेंडिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग, हम्म, जितने भी हैं, इनका ग्रोथ रेट जनरली आपका जीडीपी का 2 टाइम्स, 1.5 to 2 टाइम्स दिखेगा, क्योंकि वो आप गैप फिलअप कर रहे हैं। अब सिर्फ एजुकेशन की ही बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2.5 लाख अनएडेड स्कूल्स हैं। अभी बैंकिंग क्रेडिट जितना भी हो रहा है वो टॉप 10 टाउन्स में हो रहा है। बाकी तो हमारे यहाँ इतना बड़ा नेशन है, वहाँ पे यदि Tier 2 Tier 3 टाउन में जाएंगे तो वहाँ पे तो बैंकिंग क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है। सो हम्म, कंपटीशन का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर विथ राइट प्रोडक्ट, डूइंग राइट थिंग्स एंड ensuring that you execute your strategy well. That's all. हम्म, ठीक है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज और मेरे को पता करनी थी, क्योंकि अब आप लैंडिंग में ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कंपटीशन नहीं होगा। आपको देखा देखी बहुत सारी कंपनीज और भी आई होंगी, आप देश की पहली कंपनीज में से एक थी। एक तो जो इंटरनल कंपटीशन है, यानी कि आपके अपने पीयर्स के साथ, वो कितना स्टिफ हुआ, कितना टफ है, या फिर इतनी स्पेस है, इतनी जगह खाली है कि भले 10 कंपनी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, श्रीराम की मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इतना स्पेस खाली है, अगर 10 कंपनीज भी आ जाए ना, तो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपके सेगमेंट में भी ऐसा है कि 2-4 कंपनीज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक तो ये। और सर, आप आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपटीशन आएगा तो बैंक भी तो उतर के आ सकते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा क्रेडिट है, अच्छी बुक्स है, इनोवेशन वो करना चाहते हैं। पहला पहला तो ये है कि मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख स्कूल्स हैं अनएडेड। आज तक हम्म, जितनी फंडिंग हुई है वो हम्म, 25,000, 50,000 इन वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। इससे हम्म, ज्यादा स्कूल के पास में फंडिंग रीच ही नहीं हुई है। सो अभी तो हम 2 लाख स्कूल, ऐसे स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहां पे फंडिंग किसी की भी, किसी भी, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या किसी का भी हो, आज तक फंडिंग हुई नहीं है। सो ऐसे 2 लाख स्कूल हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन कितना भी आ जाए, आज से आने वाले 5 साल तक ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे यदि 10 कंपनियां भी आना चाहें, आ सकती हैं और आ रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही हैं। द हम्म, ओनली थिंग एनीबडी हैज टू डू इज इंश्योर दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, आज प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, आई मीन ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, प्रोडक्ट 3 महीने के अंदर कॉपी होता है। हम्म, बट हम्म, इम्पॉर्टेंट इज, इवन टेक्नोलॉजी मैं बोलूंगा 6 महीने से ज्यादा 1 साल का आपका डिफरेंस हो सकता है। सही बात है। और हैविंग सेड दैट, ये सारे सब लोगों के पास में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, हम्म, जो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल सबके पास में है। प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस जो कोई सामने देख नहीं सकता। इट्स हम्म, मोर इम्पोर्टेंटली एग्जीक्यूशन आप कैसे करते हैं। आप हम्म, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, जैसे हम आईएसएससी वर्जन 2 में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, कि आपका यदि एक सिटी में गए 25 करोड़ का लोन किसी को चाहिए, आईएसएफसी का नाम पहले आना चाहिए। अब जैसे हम्म, बैंक में, बैंक सिर्फ 25 करोड़ का लोन देगा लेकिन फी फाइनेंसिंग नहीं करेगा। हम्म, बैंक सिर्फ 25 करोड़ का लोन उस स्कूल को दे देगा लेकिन टीचर फाइनेंसिंग नहीं करेगा। हम्म, अब हमारा ये रोल है कि हम 25 करोड़ का फंडिंग उस जगह पे जाके बैंक को दे दें, जिसका एक एक जॉइंट लेंडिंग मेथोडोलॉजी में को एग्जिस्टेंस यदि आप कर पाए, in हम्म, that case कोई competition नहीं, it is like joint lending coexistence for हम्म, all of us. It's win-win for everybody. वो 25 करोड़ का लोन बैंक ने कर दिया, 25 करोड़ का फी रिसीवेबल हमने कर दिया। सो इस हम्म, टाइप की अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में, सो कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है इसमें। इनफैक्ट अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस जॉइंट लेंडिंग के मॉडल आ रहे हैं, जहां पे हमारा स्ट्रेंथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, कलेक्शन का है। हम्म, बैंकिंग का स्ट्रेंथ फंडिंग का है, कॉस्ट ऑफ फंड। तो बैंक हमारे साथ में जुड़ जाएं और हम्म, को लेंडिंग में साथ में को एग्जिस्ट करें, तो उनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और हम्म। हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन स्ट्रेंथ, इसको हमको जॉइंटली करना है। तो उसके बाद में सर, कोई कंपटीशन और रेट का ये डिफरेंस नहीं। मॉडल ये मॉडल आपको लग रहा है कि आने वाले 5 साल तक इसी मॉडल पे होगा कि बैंकिंग का कैपिटल इन्फ्यूजन हो जाएगा और आपकी एग्जीक्यूशन इन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप दोनों मिलके छा जाएंगे? यही मॉडल अगले 5 साल में रहने वाला है? तो फिर तो बड़ी कंपनीज का ही राज रहेगा, छोटी कंपनीज के साथ तो बैंक टाई अप भी नहीं करेंगे। नहीं, मार्केट जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और क्या होता है कि जब जैसी एनबीएफसी बियॉन्ड द पॉइंट पहुंचती है, उनका बैंकिंग के साथ में टाई अप, फॉर एग्जांपल आपका बजाज फिनसर्व या हम्म,
HDFC लिमिटेड, इनका बैंक के साथ में कंपटीशन डायरेक्टली आ जाता है, बट वो जॉइंट लेंडिंग में उस समय पहली चीज उस समय वो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, उस समय टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। आज हम मार्केट में एक माइक्रो लेंडिंग और जितने भी ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में माइक्रो लेंडिंग प्रोडक्ट में होने वाली है। सो आप किस तरीके से अंडरराइट करते हैं कस्टमर को, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटर। अभी बैंक फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में कोल्हापुर में वेजिटेबल वेंडर को लोन चाहिए, वो मेरे हिसाब से बैंक के लिए अभी कम से कम 5 साल दूर है कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक कोल्हापुर में वेजिटेबल वेंडर को उनको किसी ना किसी के साथ में टाई अप करना ही पड़ेगा जो इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं। तो ये को लेंडिंग को एग्जिस्टेंस तो रहेगा। सो आई डोंट थिंक ये 5 साल, और जो एनबीएफसी की भी ग्रोथ हुई है पिछले इतने सालों में, जैसे मैंने बोला कि 5% से आज हम ऑलमोस्ट 35% पे एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस हैं, उसका रीजन ही ये है कि दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन मॉडल। जहां जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वहां पे एनबीएफसी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। जहां पे कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट लोन फॉर एग्जांपल, वहां पे बैंक सक्सेसफुल है। सो इट्स अ को एग्जिस्टेंस मैटर आई थिंक। संदीप सर, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि जब आप किसी को लोन फंड करते हैं, लोन देते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो क्या ये मॉर्गेज होता है या फिर इसमें कुछ मॉर्गेज नहीं रखा जाता, कुछ सिक्योरिटीज नहीं होती, हेज नहीं होता? एक तो पहले ये इसकी मोटा मोटी अगर मैं आपसे ऊपर के कुछ 2-4 पॉइंट अगर आपसे पता करना चाहूँ, आप बता पाए तो। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछता हूँ जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। पहले मॉर्गेजिंग का लोन देने का तरीका क्या? यही एक्चुअली डिफरेंशिएटर है बिटवीन एक स्कूल फाइनेंसिंग कंपनी एनबीएफसी में और बैंक्स में। जो मॉर्गेज लैंड होता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग स्कूल का, एक तो इसका लीगल स्ट्रक्चर अलग होता है। सो वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है बिफोर यू लैंड। सो हमारा जो बुक है करीब 92% इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, which may be in individual name or in the name of school, in the name of trust. अब इसका कॉम्बिनेशन करके आप किस तरीके से, और तीसरा सिक्योरिटी होती है डीड ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ फी रिसीवेबल, कि आपका फी जो आने वाला है उसको आप हाइपोथिकेट करें। ये तीनों के कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर लेके एक स्कूल के पास में जाना और लेंड करना, ये जनरली स्पीकिंग नॉर्मल बैंकिंग चैनल में नहीं होता है। यही डिफरेंशिएटर है। इंटरेस्टिंग सर। 92% अगर आपकी सिक्योर्ड लोन है तो एनपीए होने के चांसेस तो बहुत ही कम होंगे अगर 92% है तो। डेफिनेटली यस। हिस्टोरिकली मैं आपको बताऊं कि 2007 में जब रिलायंस कैपिटल था, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट नया है, कोटक महिंद्रा 2002 से कर रही थी, रिलायंस कैपिटल में हमने 2007 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एनबीएफसी ऑब्वियसली आईएसएफसी पहली है, लेकिन प्रोडक्ट किसी ना किसी फॉर्म में पहले थे, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था। सो इवन देन आपका जो मॉर्गेज है वो 2007 से ये प्रोडक्ट अब है। सॉरी, आप इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन, मैं शायद मिस सर कर मेरा गया। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी आपने एनपीएस तो आपके नहीं होते होंगे, तो एनपीएस आप हाँ, तो इस कैसे इसको एडजस्ट करते हैं? मतलब इसमें तो कोई प्रोविजनिंग होती होगी क्योंकि 92% तो सिक्योर्ड है। सो मैं जो बोल रहा था कि 2007 से ये प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, इसमें एनपीए जनरली आपका 1 या 2% के ऊपर नहीं रहा कभी भी हिस्टोरिकली। इवन दो कोई भी स्ट्रक्चर कर ले आप स्कूल का, जनरली लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि स्कूल की प्रॉपर्टी ट्रस्ट ओन्ड होती है, स्कूल को बाहर निकालना बंद करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, आप प्रॉपर्टी रीपोजेस कैसे करेंगे? बट पॉइंट इज, यदि स्कूल बंद हो गया तो इन दैट केस प्रॉपर्टी आप रीपोजेस कर लो। स्कूल बंद नहीं हुआ तो आपको एक्चुअली एनपीए में जाने की जरूरत ही नहीं है। सो एनपीए हिस्टोरिकली आपका 2 से 3% के ऊपर कभी नहीं रहा इस सेगमेंट में। ये एक पर्टिकुलर फेज है जहां पे बिकॉज ऑफ पेंडिंग में अभी यदि आप देखेंगे पिछले 1 साल में हमने एक सर्वे किया था, हमारे 80% ऑफ स्कूल्स ने 20% भी फीस कलेक्ट नहीं करी पिछले साल। अब यदि वो फीस ही कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे?
हाँ। तो ये सर्वे, और इसीलिए ये बहुत टेम्पररी टाइम है जहाँ पे एनपीए बढ़ा है इस पेंडेमिक के टाइम में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का जैसे रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम आया, लोगों ने वो यूज की, हमने भी यूज करी। एनपीए लेवल बावजूद बढ़ने के 2021 में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विल शो हायर लेवल ऑफ एनपीए। लेकिन कई केसेस जो एनपीए में भी गए हैं, मैंने पर्सनली कई लोगों से बात करी, 36 महीने लगातार इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी बाउंस, और वो एनपीए में दिख रहे हैं मेरे को कस्टमर। सो ऐसे कस्टमर डेफिनेटली वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल रीपेमेंट मोड में जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं, जिसकी मुझे जून जुलाई से क्लियरली उम्मीद है कि ये होगा। बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि ये एक तो एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको ना ही तो डेप्रिसिएशन है, ना ही डिप्लीशन है। ना ही यहाँ पे डिप्लीट होगा, ना ही ये डेप्रिशिएट होता है। ये तो दोनों के दोनों बढ़ने वाले सेगमेंट है, एजुकेशन तो खासकर इसमें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज ये कहती है कि हम देश में एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा फोकस क्या होता है कि पॉलिटिकली थोड़ा सा सोचते हैं तो सरकारी स्कीमों तक ही रह जाता है। तो डेडिकेटेड प्राइवेट स्कूल या डेडिकेटेड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचिंग, प्रोफेशनल नॉलेज, इसको बढ़ाने में थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है। गवर्नमेंट का अगर बजट बढ़ता है सर, तो आपकी कंपनी को कोई फर्क पड़ता है? ये गवर्नमेंट से पैसा कुछ डाइवर्ट हो के आपकी कंपनी के थ्रू रूट होके जाता है क्या? अभी इस समय रूट होके तो नहीं जाता है, बट एक हम मतलब फ्रॉम आईएसएफसी हम लोग एक्चुअली जितने एनबीएफसीज हैं एजुकेशन फाइनेंसिंग स्पेस में, सो हम लोग मिल के एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं गवर्नमेंट को। जैसे आप हाउसिंग फाइनेंस का देखें, आज हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। दैट इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कुछ लोगों को जिनको पहले हाउसिंग फाइनेंस नहीं मिलता था मिड लेवल एंड लोअर इनकम लेवल पे, उनको एक सब्सिडी दी जाती है। सो हम उसी तरीके से एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं जहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर स्कूल्स। अब स्कूल ने अल्टीमेटली ये पैसा इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। आप यदि गवर्नमेंट का एक, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ का था पिछले कुछ टाइम से। 1 लाख 1.5 के आसपास वेरी करता था। इस बजट में एक्चुअली वो कम हो गया उल्टा। सो 95,000 मतलब 5-6 हज़ार करोड़ की उसमें कमी हुई है बजट में। अब ये जो 5-6 हज़ार है, ये जनरली गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड स्कूल्स को किसी ना किसी फॉर्म में मिलता था। सो वो पैसा उल्टा कम हो रहा है। अब सही है गलत है ये टाइम बताएगा, बट मेरे हिसाब से यदि वो कम हुआ है तो इट इज बेटर टू गिव इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। यदि हाउसिंग फाइनेंस में आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस क्रिएट किया उसने। सिमिलरली इन एजुकेशन स्पेस यदि हम बोलें कि ये गवर्नमेंट का बजट धीरे धीरे कम करके हम कम करते हैं या स्टेबल रखते हैं इवन वाइल ग्रोथ, in that case having a interest subsidy through schools will actually directly benefit, जबकि वो पॉलिटिकली सेंसिटिव भी नहीं होगा, कम से कम इसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट सब्सिडी में पूरा प्रोफेशनलिज्म लेके आ गया। एनएचबी है, एनएचबी के थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, वैसे ही यदि स्कूल में मिलेगी, इन दैट केस इट विल बी अ वेरी वेरी गुड स्टेप फ्रॉम दैट साइड। संदीप सर, आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आसान है या मुश्किल है? गवर्नमेंट को समझा पाओगे आप, जितना आसान देखने और बोलने में लग रहा है? देखिए, गवर्नमेंट के रेवेन्यू प्रेशर्स डेफिनेटली ह्यूमंगस हैं आज की डेट में, और किसी भी बजटरी एलोकेशन में इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बजटरी एलोकेशन ऑन द साइड विच यू डोंट इवन नो उसका एंड यूज क्या है, यदि आप अपने पूरे 1 लाख बजट में से गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि 5,000 में कम से कम मुझे एंड यूज समझ में आता है और वो पॉलिटिकली नॉन रिलेटेड एंड यूज है, इन दैट केस आई थिंक रैशनली यदि मैं देखूं तो इस चीज को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप कि एक्सेप्टेंस हो भी जाए और आपका प्लान जो है, मेगा प्लान, अच्छे से चले। संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपका मैंने बहुत कीमती समय लिया, लेकिन आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि सागर को गागर में भर लेना, कुछ कुछ वैसा ही हमने आपके साथ किया। आपका एनबीएफसीज वाला एक्सपीरियंस से लेकर एजुकेशन वाला सारा एक्सपीरियंस, कंपनी की प्रोफाइलिंग से काम से लेकर, हमने कोशिश की कि आधे घंटे के अंदर ही सारी की सारी जानकारी आपसे ले लें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच संदीप सर, आज समय देने के लिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू। तो आज हमारे साथ संदीप सर थे, जो कि हमको ये बता रहे थे कि एजुकेशन को लेकर जो लोन की परिस्थितियां हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। अगले 5 साल में दसों कंपनियां आ जाए, दर्जनों कंपनी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, बैंकिंग के साथ मिलकर अब लोन होगा, सरकार से कुछ सब्सिडी भी चाहिए होगी अगर और तेजी से आगे बढ़ना है। इन सभी मुद्दों पर आज हमने उनसे बातचीत की। ऐसे ही कुछ और रोचक इंटरव्यूज हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। नमस्कार।